हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इस सामाजिक अध्ययन की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने सामाजिक अध्ययन का सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार जाकर सामाजिक अध्ययन का आप सिलेबस देख सकते हैं। जैसा कि हम पहले से बोल चुके हैं कि सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर करवाएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले मैथ की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है, और संस्कृत भी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, सामाजिक अध्ययन की भी क्लासेस करवाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सामाजिक अध्ययन कहने को देखिए एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं देखिए समझते हैं। तो देखिए पहला सब्जेक्ट है देखिए हिस्ट्री। पहला है हमें इतिहास पढ़ना है इसके अंतर्गत। ठीक है, देखिए हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, भूगोल पढ़ना है, ठीक है, और पॉलिटी जिसे हम कहते हैं नागरिक शास्त्र, और हमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ये देखिए 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आपको लग रहा होगा कि इस सामाजिक अध्ययन का कोर्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो इतिहास है, इसमें भी कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं, सारा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? और उसी प्रकार ये जो भूगोल है, ज्योग्राफी, भूगोल में भी कुछ लेसन पढ़ने हैं, और थोड़े लेसन पॉलिटी के, और थोड़े इकोनॉमिक्स यानी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के, लगभग 1 ही 2 लेसन हैं जो ये भी पढ़ने हैं, ठीक है? लेकिन देखिए हम पढ़ाएँगे किस हिसाब से। देखिए हम सबसे पहले पढ़ाएँगे ज्योग्राफी, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी आपको सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ये पढ़ाने का देखिए अगर ये तरीका देखा जाए तो सबसे सही तरीका यही है, क्योंकि अगर जब हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, देखिए पहले आप पृथ्वी के बारे में जब जान जाएँगे, ठीक है? जब सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि कितने महाद्वीप हैं, पृथ्वी में कौन-सा देश कहाँ है, ठीक है? और मानचित्र के बारे में, तो जब हम इसके बाद जब ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे, तो क्या है जब हम हिस्ट्री पढ़ाएँगे, तो हिस्ट्री में ये ज्योग्राफी काफ़ी आपको मदद करेगी। क्यों? किस हिसाब से? आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी का हिस्ट्री से क्या लेना-देना? तो देखिए, जैसे कोई देश का नाम हम बता रहे हैं, जैसे जब हम इतिहास पढ़ा रहे होंगे तो उसमें क्या है, हम जैसे हमने कहा मार्को पोलो, जैसे मार्को पोलो के बारे में हम बता रहे हो, कहीं हमने कहा कि ये वेनिस का यात्री था, ठीक है? तो अब वेनिस शहर कहाँ पर है? तो ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे कि ये कहाँ पर है, तो उसको आपको समझने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम कोई देश या किसी राज्य के बारे में बताएँगे या किसी भी जगह के बारे में बताएँगे, तो आप तुरंत उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है? इससे आपको क्या होगा, याद करने में काफ़ी आसानी होगी। नहीं तो ये नहीं है कि जो पुराना वाला ढर्रा चले आ रहा है, लोग क्या करते हैं वही हिस्ट्री पढ़ाएँगे, फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो इससे क्या होता है सब खिचड़ी हो जाता है। इससे और हम जो आपको जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आपका ज़रा-सा भी खिचड़ी नहीं होगा और आपके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहला लेसन है सौरमंडल। तो देखिए, तो आइए देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ज्योग्राफी का मतलब समझते हैं। देखिए, तो ज्योग्राफी देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक ग्रीक वर्ड है देखिए, जियोग्राफी। जियो का मतलब है देखिए पृथ्वी, इसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी मीन्स होता है अध्ययन। अध्ययन करना, यानी हमें इसमें क्या करना है, पृथ्वी का अध्ययन करना है, ठीक है? तो हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पृथ्वी का अध्ययन। देखिए अब यहाँ से एक सवाल बनता है कि पृथ्वी का कैसी है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि हमारी पृथ्वी कैसी है। तो देखिए हमारी पृथ्वी जियोड आकार की है, जियोड आकार की है, ठीक है? तो हमारी पृथ्वी, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोड है। देखिए ये आप नहीं कहेंगे कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, या अंडाकार है। ये देखिए बचपन की चीजें हैं जो बच्चों को सिखाने के लिए बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे शुरुआती दौर में उनको सिखाने के लिए बस यही सिंपल बोल दिया जाता है कि हाँ पृथ्वी गोल है या अंडाकार है, ठीक है, लेकिन आप अब बच्चे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या आंसर देंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है। ठीक है, पृथ्वी देखिए कहीं पर उभरी हुई है, कहीं पर चपटी हुई है, कहीं पर उभरी है, कहीं चपटी है, ठीक है, इस प्रकार देखिए, कहीं पर ये नहीं कि पृथ्वी ऐसे बिल्कुल गोल है, देखिए, तो देखिए कहीं पर उभरी है और कहीं पर चपटी है, ठीक है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड आकार का है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब देखिए एक है प्राचीन भूगोल के पिता, यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भूगोल के पिता कौन है, तो इरेटोस्थनीज, ठीक है, ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। देखिए प्राचीन भूगोल के पिता हैं इरेटोस्थनीज, ठीक है। अगर कहा जाए आधुनिक भूगोल के पिता, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है, आधुनिक भूगोल के पिता हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा जाए कि भूगोल के पिता, तो आप लिखेंगे इरेटोस्थनीज, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए सौरमंडल,
ठीक है, इसकी डेफिनेशन आती है कि सौरमंडल क्या है। तो देखिए, सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के समूह को सौरमंडल कहते हैं। इसमें पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो सौरमंडल की परिभाषा ये हो गई। ठीक है, देखिए ये बीच में जो है ये सूर्य है, और ये सारे ग्रह जो 8 ग्रह हैं, ठीक है, जिसमें से हमारी ये पृथ्वी, ठीक, ये सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार का हमारा सौरमंडल है, जिसमें से देखिए बीच में है सूर्य। ठीक है, बीच में सूर्य है, और सूर्य के आसपास चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ये सारे हमारे 8 ग्रह। ठीक है, अब इन ग्रहों के बारे में एक एक करके अच्छे से डिटेल से समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ये सूर्य। ठीक है, यहाँ पर है सूर्य, और सूर्य के बाद देखिए कौन सा ग्रह आता है, तो बुध। ठीक है, सूर्य के बाद ये कौन सा ग्रह है, बुध। और बुध के बाद है ये शुक्र ग्रह। ठीक है, और शुक्र ग्रह के बाद है पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। ठीक है, ये जो पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, और इसका एक उपग्रह है चंद्रमा, जो चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखिए, ये जो बुध और शुक्र, पृथ्वी, ये सारे ग्रह जो 8 ग्रह हैं, ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। ठीक है, जो पृथ्वी है हमारी, उसका एक चक्कर लगा रहा है ये चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, और इसके बाद है मंगल ग्रह, ये है जो चौथे नंबर पर है मंगल ग्रह। और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ये हैं, ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है। ये छोटे छोटे क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, ये बृहस्पति है, और बृहस्पति ग्रह के बाद है शनि। ठीक है, शनि के बाद आता है अरुण, और इसके बाद लास्ट है वरुण। ये हमारे टोटल 8 ग्रह। ठीक है, तो अब देखिए हम एक एक करके इनको अच्छे से थोड़ा डिटेल से समझाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए सूर्य के बारे में हम थोड़ा पहले समझ लें, सूर्य कहाँ से आया है। देखिए, तो जो सूर्य है, देखिए ब्रह्मांड में इस प्रकार की बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है, लगभग 100 अरब, 100 अरब से ज्यादा। ठीक है, ब्रह्मांड में इस प्रकार की बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं गैलेक्सी। ठीक, गैलेक्सी ने कहते हैं। देखिए ब्रह्मांड में इस प्रकार की लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें सूर्य रहता है, ठीक है, जिसमें सूर्य रहता है उसे हम उस आकाश गंगा को क्या हम कहते हैं, मंदाकिनी। ठीक है, जिसमें सूर्य रहता है उसे उसको हम क्या कहते हैं, उस आकाश गंगा को क्या कहते हैं, मंदाकिनी। जैसे जैसे देखिए दुनिया में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, और उस जिस देश में आप रहते हैं उसे कहते हैं भारत। ठीक है, दुनिया में देखिए बहुत सारे देश हैं, और जिस देश में आप रहते हैं उसे कहते हैं भारत, यानी जिसमें हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भारत। उसी प्रकार ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। इस प्रकार की बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, लगभग 100 अरब। ठीक है, इन 100 अरब आकाश गंगाओं में एक ऐसी आकाश गंगा है जिसमें सूर्य रहता है, जिसमें यहाँ पर देखिए ये सूर्य यहाँ पर रहता है। ठीक है, और जिसमें सूर्य रहता है उसका नाम रखा गया है मंदाकिनी। ठीक है, तो जिसमें सूर्य रहता है उस आकाश गंगा का क्या नाम है, मंदाकिनी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और जिस आकाश गंगा में सूर्य रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी। ठीक है, तो आपको ये सूर्य के बारे में समझ में आया होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। ठीक है, तो ये है सूर्य के सबसे नजदीक। अगर कहा जाए देखिए पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, तो शुक्र है। देखिए यहाँ हम इस प्रकार देखिए आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपको देखिए सीक्वेंस में हमने अरेंज कर दिया है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, और आपको ज्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह तो शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। और नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह में किस पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो ये है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के बारे में तो आप जानते हैं, डेली रात को देखते हैं मून। ठीक है, जिस प्रकार ये सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए आंतरिक ग्रहों की संख्या, तो आंतरिक ग्रह ये इतने हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कौन से हैं, ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रह कौन से हैं, तो ये यहाँ से लगाकर ये जो जितने हैं, ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है, ये बाह्य ग्रह है। ठीक है, आपको जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो ये आंतरिक ग्रह 4 हैं, और ये बाह्य ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जो देखिए बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे जो
क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो बृहस्पति का जो है, ये बृहस्पति का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इनको खींच कर रखता है, जिस वजह से ये बृहस्पति और मंगल के बीच में रुके हुए हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ये जो सूर्य भी है, जो सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण है, जो इन सबको आठों ग्रहों को खींच कर रखता है, जिस वजह से ये सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देखिए, ये है आपका सूर्य, ठीक है। ये यहाँ है बुध, ठीक है, ये बुध है। फिर है ये शुक्र, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पृथ्वी है और ये है हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। ये मून, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। और ये जितने 8 ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। अब ये है देखिए मार्स, जिसे मंगल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, जिसे हम कहते हैं जुपिटर, ठीक है। इसके बाद है शनि, ठीक है, ये शनि ग्रह है, ठीक है। और ये अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं, फिर वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। ये टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। लेकिन देखिए ये प्लूटो, ये ग्रह पहले था, लेकिन अब ग्रह की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है, क्योंकि इसके जो क्वालिटीज हैं वो ग्रह वाली अब नहीं रह गई, इस वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। लेकिन आजकल भी आप लोग देख रहे होंगे, जब आप लोगों के वहाँ कोई कथा या हवन जब होती है, तो उसमें भी जो पंडित आते हैं तो अभी भी 9 ग्रह बताते हैं, लेकिन वो अभी भी 9 ग्रह बताते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिस वजह से इस समय ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इनकी एक-एक डेफिनिशन। देखिए 8 ग्रहों के नाम, बुध जिसे मरकरी कहते हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये 8 ग्रह हैं। अगर मैं पहले आप लोगों को इनका ऐसे ही नाम लिखकर बता देता तो आप नहीं समझ पाते और ना इनका स्थान आप समझ पाते कि कौन पृथ्वी के नजदीक है, कौन सूर्य के नजदीक है। लेकिन हमने जब से स्टार्टिंग में हमने फिगर के माध्यम से आपको बता दिया, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि आपके दिमाग में वो सेट हो गया है। अब आप उसे भूलेंगे नहीं और आप उसी हिसाब से एक दो बार लिख कर देखिए, जिससे ये सारे ग्रह आप आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, जो शुरुआत में हमने सौर मंडल की डेफिनेशन बताई थी, अगर वो टफ लग रही है तो आप ये याद कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार आपका अपना परिवार है, जिसमें दादा-दादी, मम्मी-पापा, भाई-बहन आदि, उसी प्रकार सूर्य का भी अपना परिवार है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा प्रकाश देता है, ठीक है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड इस परिवार के सदस्य हैं। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है? आशा करता हूँ ये आपको डेफिनेशन काफ़ी परिचित फ़ैमिलियर लगी होगी और सरल भी है, ठीक है? जिससे आप लोग अच्छे से इसे समझ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए हम ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला है बुध, तो ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। बस ज्यादा इसमें नहीं आपको पढ़ना है, बस जितना हम बता रहे हैं बस वही उतना याद करिए, ठीक है। देखिए दूसरा है शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, सबसे चमकीला ग्रह है, ये सबसे ज्यादा चमकीला है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहते हैं और इसे भोर का तारा भी कहते हैं और इसे सांझ का भी तारा कहते हैं। देखिए जब आप सुबह उठते हैं, बहुत सुबह अगर वही भोर के टाइम अगर 4 बजे उठे तो देखिए एक चमकता तारा दिखाई देता है, वो क्या है, ये शुक्र ही है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी, अर्थ, जीवन काल एकमात्र ज्ञात ग्रह है, ठीक है। यहाँ पर जीवन संभव है, ठीक है। यहाँ पर हम जहाँ पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी। इसमें हमने ज्यादा डिटेल से पृथ्वी के बारे में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम पृथ्वी को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तब वहां पर पृथ्वी के बारे में सारा कुछ अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा है मंगल ग्रह, इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, जहाँ पानी होने के संकेत मिले हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। जैसे देखिए पृथ्वी का एक ग्रह है, देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। ये पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। इसी प्रकार मंगल के जो हैं 2 उपग्रह हैं, फीमोस और डीमोस, ठीक है। मंगल के भी 2 उपग्रह हैं। ठीक, अगला देखिए है बृहस्पति, जिसे हम कहते हैं जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह की संख्या 79 है, ठीक है। दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, सबसे तीव्र घूर्णन गति है, इसकी घूर्णन गति है जो सबसे तेज है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, यानी इसके पहले भी एक ऐसा होगा जिसके पास इससे ज्यादा उपग्रह है। तो देखिए शनि के पास इससे ज्यादा उपग्रह है, ठीक। देखिए देखिए शनि अपने सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है, कि इसके अंदर देखिए शनि का जो ग्रह है, देखिए शनि, जब उसमें चित्र में आपने देखा होगा ये शनि, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार के वलय पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वलय पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें 82 उपग्रह हैं, इसको पीला ग्रह भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसके कितने उपग्रह हैं, तो 82 उपग्रह हैं। अब यूरेनस देखिए, एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। मीथेन की अधिकता के कारण इसको हरा ग्रह कहते हैं। जिस प्रकार देखिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, उसी प्रकार यूरेनस को हम क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। देखिए अगला है नेपच्यून,
ठीक है, सौरमंडल का सबसे दूर स्थित और सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, देखिए नेपच्यून, तो कहा पूछा जाए कि सबसे दूर ग्रह कौन है, तो नेपच्यून है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं कि हमने ग्रहों के बारे में तो अच्छे से समझ लिया। अब देखिए हम तारा की डेफिनेशन समझते हैं। तो स्टार क्या होता है? देखिए तारा वह आकाशीय पिंड है जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा वितरित करता है, तारा कहलाता है। ठीक है, जो सूर्य, देखिए तारा कौन सा है? देखिए सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। इसका स्वयं का प्रकाश होता है, इसके पास स्वयं की ऊष्मा होती है। लेकिन न तो पृथ्वी के पास ना तो प्रकाश है ना ही उसकी ऊष्मा है। ये किससे लेता है? पृथ्वी और चंद्रमा जो है, ये प्रकाश और ऊष्मा किससे लेता है? तो ये सूर्य से लेता है। ठीक है, तो सूर्य एक ऐसा तारा है जिसके पास खुद का प्रकाश है और खुद की ऊष्मा है। ठीक है, लेकिन जितने सारे ग्रह और हैं, ठीक है, उनके पास ना खुद का प्रकाश है ना ही उनके पास ऊष्मा है। वो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं आकाशगंगा। तो तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। जैसे हमने पहले आपको बता दिया कि आकाशगंगाओं के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड में लगभग 100 से 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, लगभग कितनी है? 100 से 200 अरब। बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, देखिए ये है आकाशगंगाएं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। तो ये कितनी आकाशगंगाएं हैं? ये लगभग 100 अरब से ज्यादा। इस प्रकार की लगभग 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, जिसमें एक सूर्य जिसमें रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हमने पढ़ना हमें सौरमंडल था। ठीक है, लेकिन हमने आपको थोड़ा थोड़ा करके ब्रह्मांड के बारे में भी बताया है। क्यों? क्योंकि जो सौरमंडल है वो ब्रह्मांड से जुड़ा टॉपिक है। लेकिन अगर ब्रह्मांड को पढ़ाना हो तो देखिए ब्रह्मांड बड़ा ज्यादा टॉपिक बड़ा है, इसको पढ़ाने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन हमें ये ब्रह्मांड के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है। बस थोड़ा सा इतना जरूरी, जितना आपको जरूरी है उतना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ाने बैठ जाए तो लगभग 4-5 दिन केवल ब्रह्मांड की ही क्लास चलेगी। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा बोझ भी ना लगे और आपके अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक क्लास को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में अच्छे से आई होगी। ठीक है, एक थोड़ा रिकैप करके हम रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, देखिए हमको ग्रहों को किस प्रकार याद करना है। देखिए जिस प्रकार हमने ये डायग्राम बनाया है, आपको इसी हिसाब से याद करना है और इसी हिसाब से 2-3 बार आप लिखिए और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है सूर्य। ठीक है, सूर्य के बाद है देखिए बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध। ठीक है, इसके बाद है शुक्र। ठीक है, शुक्र, और शुक्र के बाद है देखिए पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी का एक उपग्रह है मून यानी चंद्रमा, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये चंद्रमा। फिर इसके बाद है मंगल। इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। और ठीक है, बीच में देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में है क्षुद्र ग्रह। ये जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं ये। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके बाद है शनि। ठीक है, और इसके बाद है अरुण। ठीक है, और लास्ट में सबसे 8वां ग्रह है वरुण। ठीक है, जो कहा जाए कि सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बाह्य ग्रह कौन है? तो बाह्य ग्रह कौन से हैं? ये जितने चार, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार हमें क्लास को रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।